आजम शाह, मीकाल शाह, अमना बेगम और अक्सा बेगम के साथ यारम और ओन ही आए थे, जबकि मुस्तफ़ा मीटिंग की वजह से बाद में आने वाला था। आयशा और रामीन झिझकते हुए आगे बढ़ी, सबसे मिली। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची हैं। अक्सा बेगम ने दोनों को गले लगाया, जबकि अमना बेगम को भी वो काफी अच्छी लगे थे। उसके अलावा आजम शाह, मीकाल शाह ने दोनों के सरों पर हाथ फेरा था। उन रामीन के घर गाड़ी दाल होते करते हुए भी चौंका था, और फिर आयशा रामीन को वहां पर मौजूद देखकर वो हैरान ही तो हुआ था। भला उसने कब सोचा था कि यारम की बीवी रामीन की बहन भी हो सकती है, मगर फिर सच झटक कर उनकी जानिब मुतवज्जह हुआ जो सबसे मिल रही थी। पिंक कलर के शलवार कमीज में रामीन पिंक गुलाब का फूल लग रही थी। उस पर सोने का सुहागा, बाल खुले थे और हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था, बावजूद उसके कि उसके गाल पर एक पिंपल फिर भी नजर आ रहा था। इससे बर वक्त एक शेर याद आया। बाल खुले थे उसके और काजल भी लगा रखा था। गालों पर पिंपल ने तो कहर मचा रखा था। शेर को अपने अंदाज में सोते हुए शेर का बेड़ा गर्क किया था। यारब और ओन पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। अंदर आए ना आंटी अंकल प्लीज। आशा ने सबको लॉन्च में चलने का कहा तो सब वहीं पर चल दिया, मगर वहां पर एक अलग ही जहां आपा था। दुरिया कार्टून देखते हुए ऊंचा ऊंचा हंस रही थी। उसे देखकर किसी 5 साल की बच्ची का गुमान होता, जबकि उसकी हरकतें बच्चों ही वाली थी। आमना बेगम, रक्सा बेगम वहीं पर अपनी जगह पर रुक से गई। उन्हें रुकता हुआ देखकर आशा और रामी भी रुके। उनकी नजरों के ताक़ुब में दुरिया को देखा, जहाँ पर वह हंसी से लोट पोट हो रहे थे। आशा ने जल्दी से आगे बढ़कर टीवी ऑफ किया और उसकी तवज्जो आने वाले मेहमानों की जानिब की। और वो जो टीवी बंद होने पर हैरान हुई थी, वहीं पर सबको देखकर एकदम अपनी जगह से उठी और वहीं सोबे के पास ही जम के थे। यारम ने उसे देखा था, ब्लैक घुटनों तक आती हुई फ्रॉक के साथ कैपरी और ब्लैक की गोल्डन दुपट्टा लापरवाही से गले में डाले बिना मेकअप के भी हसीन लगे थे। दुरिया आगे जाकर मिलो सबसे। आशा ने उसके काम में सरगोशी की तो एकदम वो चौंकी और आगे बढ़ी सबसे झिझकते हुए मिली। और यारम को देखते उसने कल वाला वाकया याद आया तो उसने नाराजगी से मुंह फेर लिया। यारम को अंदाजा था कि दुरिया नाराज होगी, मगर फिर भी उसे दुख हुआ था दुरिया के मुंह फेरने से। मगर अब क्या हो सकता था। सबसे मिलने के बाद वो लोग लॉन्च में ही बैठे हुए थे। यारम और उनके साथ बैठे हुए थे और यारम की हर पल दुरिया की जान उड़ती हुई निगाह को महसूस करती दुरिया पजल हो रही थी। रामीन जाओ चची जान और चाचा जान को बुला कर लाओ। आयशा ने आस्ती से रामीन को भेजा था। दुरिया अभी तक वहीं पर खड़ी थी। अरे दरे मखनून बेटा, वहां पर क्यों खड़ी है, यहाँ आए हमारे पास। आजम शाह ने दुरिया को गुमसुम देखा तो अपने पास बुलाया। वो एक नजर सब पर डालती उनके पास आकर बैठ गई। अक्सा बेगम तो अभी तक परेशान थी कि कहाँ उनका बेटा और कहाँ ये छोटी सी लड़की। उन्हें तो सोच सोच कर होल उठ रहे थे कि लोग क्या कहेंगे इस बेजोड़ शादी के बारे में। क्या सोचेंगे यारम के लिए कोई उसके जोड़ की लड़की नहीं मिली जो वो एक 19 साल बच्ची को ब्याह लाए। मगर अब क्या हो सकता था। यारम निकाह कर चुका था और उसकी जिद को भी वो जानती थी, मगर फिर भी एक दफा यारम से बात तो करनी थी। आशा किचन में आ गई थी और माजिदा के साथ मिलकर ट्रॉली सेट की, फिर सबके लिए मशरूबात डाल रहे थे। माजिदा को कुछ हदायत देती हुई साथ साथ सारी की चीजों का जायजा ले रहे थे। जब तक चाचा चाची भी लॉन्च में आ चुके थे, वो माजिदा को ट्रॉली ले जाने का क्या का खुद भी उसके पीछे चल रही थी। सबको सर्व करके वो रामी के साथ वाले सोफे पर बैठ गई। सब बड़े आपस में बातें करते। आशा को कुछ अजीब लगा तो वह दुरिया और रामी को इशारा करती वहां से उठाए थे। वो दोनों भी वहां से उठने को परतोल रही थी। आशा के इशारा करने पर वो भी वहां से रफू चक्कर हुए। यारम और ओन दोनों ने एक साथ ही ठंडी आ बढ़ थे। चूंकि वो दोनों साथ ही बैठे हुए थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखकर झनमक गए। रामीन, आयशा और दुरिया किचन में चली आई थी और माजिदा को लॉन्च के दरवाजे पर खड़ा कर दिया था, ताकि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो वह बता दे। मुस्तफा को मीटिंग से फारिग होते होते भी तकरीबन घंटा लग गया। टाइम देखा तो दिन के 2 बज रहे थे। आज यारम की शादी की डेट फिक्स होनी थी और वो ही गायब था। मोबाइल जो ही ऑन किया, यारम के 10 मिस कॉल्स लगी हुई थी। अभी वो सोच ही रहा था कि यारम की दोबारा कॉल आ गई। कहाँ हो, कब से कॉल्स कर रहा हूँ। अभी तुम्हारे सेक्रेटरी से बात हुई है, उसने बताया कि तुम मीटिंग में हो। मैंने कहा था ना कि आज कोई भी मीटिंग मत रखना। इतने अहम मौके पर तुम गायब हो और जब तक तुम नहीं आते कोई डेट फिक्स नहीं होगी। आधे घंटे में तुम पहुंचो यहाँ। याम ने काफी तेज आवाज में कहा था। यकीनन वो गुस्से में था। ओके ओके, मैं निकल रहा हूँ, गुस्सा तुम मत हो। आहर इतना खास दिन है तुम्हारा। मुस्तफा नक्शा उसे छेड़ा था और ना चाहते हुए भी यारम के लब मुस्कुरा दिए थे। चल अब बकवास ना कर और जल्दी पहुंच। यारम उसे हदायत देता कॉल काटकर वापस लॉन्च में आया, जहाँ पर सब बैठे बातें कर रहे थे। आजम शाह और मीकाल शाह काशिफ बेग के साथ बिजनेस की बातें करते, जब आमना बेगम और अक्सा बेगम हतीजा बेगम से गुफ्तगू में मगन थे। याम ने उनको देखा जो कि बोर होता हुआ मोबाइल में घुसा था। याम चुपके से लॉन्च के दाईं तरफ बने हुए किचन की तरफ बढ़ गया।
दरवाजे से खड़े होकर देखा तो दुरिया, आशा और रामीन किचन के दरमियान रखे छोटे से टेबल के गिर्द रखी हुई कुर्सी पर बैठे थे। यारम ने अंदर कदम रखते खनकारा पड़ा तो तीनों चौंक उसको देखा। अरे यारम भाई, आप लगता है अपनी बीवी की याद आ रही है। रामीन उसे देखते हुए छेड़ने लगे थे और वो बालों में हाथ फेरता हल्का सा मुस्कुराया था और साथ ही दुरिया के जन्म देखा जो उसको देखते ही रुख मोड़ गए थे। आशा ने दुरिया का रुख मोड़ना और फिर यारम का देखना नोट किया था। रामीन, तुम जरा आओ मेरे साथ, कुछ काम है। उन्हें अकेला छोड़ती आशा रामीन को लेकर वहां से निकल गए थे। आयशा और रामीन को बाहर जाता हुआ देखकर दुरिया भी बाहर निकलने लगी, मगर जैसे ही यारम के करीब से गुजरी यारम ने उसके कलाई थाम ले। क्या कर रहे हैं, छोड़े मेरा हाथ, प्लीज छोड़े। दुरिया रोहांसी हुई। दुरिया, ये हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं थामा था मैंने, और मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, चले जाए यहाँ से, मैं नाराज हूँ। वो गुस्से से कहती, आहर में मुंह फैलाकर कहती, उससे दिल में ही उतरती महसूस हुई। यार, सच में कल रात एक पार्टी में चला गया था, वहां पर एक दोस्त से मुलाकात होगी, हम सी साहिबा चले गए और बस वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। प्लीज दुरिया, आई स्वे, मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने तुम्हें जागते रहने के लिए कहा था। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता। यारम ने उसे अपने सामने करते हुए अपने कान पकड़े और हर बात की वजाहत की। दुरिया चाह कर भी उसे नाराज ना रह पाई और मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर यारम ने सुख का सांस लिया और थोड़ा सा दुरिया के करीब हुआ। मुझे तो लगा था कि बहुत ही मिन्नतें करनी पड़ेंगी, उसके बाद माफी मिलेगी, मगर तुम इतनी जल्दी मान गई। आई कांट बिलीव। वो हल्की आवाज में कहता दुरिया के और करीब आया था। उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर दुरिया उल्टे कदम पीछे की जन्म, मगर हाय रे किस्मत, 3 कदम के बाद ही वो दीवार के साथ जा लगे और यारम उसकी तमाम राहें मुस्तरद किए। उसके दाएं बाएं बाजू रखे हुए खड़ा था और दुरिया को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। ये क्या कर रही हैं आप, मुझे जाने दे, कोई आ जाएगा प्लीज। दुरिया तो यारम को अपने इतने करीब देखकर थर थर कांप रही थी। फिर नजरें बाबा किचन के दरवाजे की तरफ उठ रही थी, मगर यारम को परवाह ही कब थे। दुरिया का डरा सहमा कामता हुआ वजूद यारम ने होले से अपने हसाम लिया था। दुरिया, एक सरगोशी सी हुई थी दुरिया के कान में और इस सरगोशी से ठर ठर गई थी। अब तो दुरिया की आवाज भी नहीं निकल रही थी, मगर यारम को पीछे धकेलने की हिम्मत भी उसमें ना थी। यारम ने पीछे जिसके बालों में हाथ फंसाकर उसका चेहरा सामने किया। डर से कांपते हुई आंखें खुलने से इनकार थी। गुलाबी लजरते हुए होंठ और सुर होती हुई रंगत। यारम एक पल में जुनूनी हुआ था। यारम ने उसे बागौर देखा और फिर उसके कांपते होंठों को, और एकदम ही उसने दुरिया के लबों से अपने लब रखे उसकी सांसें कैद की थी। दुरिया को लगा जैसे आज वो यारम से नहीं बच पाएगी। यारम के लम्स में शिद्दत बढ़ती जा रही थी और दुरिया की सांसें बंद होने के करीब थी। जब दुरिया ने यारम की शर का काला झटका, यारम ने दुरिया की उखड़ती हुई सांसें महसूस करते पीछे होकर उसको देखा था, मगर अपनी गिरफ्त में अभी तक कैद रखा था। उसकी हालत देखते हुए यारम ने उसे और करीब किया। इस बार निशाना दुरिया की गर्दन थी। दुरिया उसे मसला से पीछे धकेल रही थी, मगर आज उस पर कुछ भी असर अंदाज न हो रहा था और ना ही उसे ये हया था कि इस वक्त वो दोनों किचन में खड़े हैं। अगर गलती से भी कोई आ जाता तो क्या समझते सब, मगर ये सब इस वक्त यारम के समय कहाँ आता। वो तो पल पल गिन कर गुजार रहा था दुरिया के बगैर। कुछ देर बाद ही गाड़ी का हाल सुनाई दिया तो वो चौंका। जल्दी से दुरिया को देखा जो कि आंसू बहाती उसे दूर करने में हल्का न थे। उसे रोता हुआ देखकर यारम एकदम पीछे हुआ। दुरिया, मेरी जान, क्या हुआ, रो क्यों रही हो। यारम ने उसके आंसू पहुंचने चाहे, मगर दुरिया ने उसका हाथ झटक दिया। यारम को बुरा लगा और फिर उसने दुरिया को देखा जो कि रुख मोड़े सिसकियां बढ़ती हुई रो रहे थे। आंसू उसके गाल से फिसलते जा रहे थे। ये तो फिर से यारम को अपनी बर्दाश्त खत्म होती महसूस हुई। उसने दुरिया का रूह अपने जाम किया और नरमी से उसके चेहरे से आंसू को अपने होंठों से चुन लिया। दुरिया एकदम साकत हुई और बाकी आंसू उसकी आंखों में जम गया। यारम ने उसकी तरफ देखा जो बिल्कुल बुत बने खड़े थे। दुरिया, मुंह धोकर आओ, जाओ अपने रूम में, और अगर बाहर आओ तो दुपट्टा सर पर करके आना, ओके। शाबाश, जल्दी से जाओ। यारम से समझाता दुपट्टा उसके गर्दन से लिपेटता हुआ बोला और वापस मुड़ गया और लॉन्च में चला गया जहाँ पर सब बैठे थे। आयशा जो कि लॉन्च से निकल रही थी, लॉन्च में दाल होते मुस्तफा से टकराते टकराते बची थी। आई एम सॉरी। मुस्तफा संभलता हुआ उससे पहले आशा को देखा, उसे झटका लगा था, मगर वो नजरअंदाज करती बाहर निकल गई और मुस्तफा अंदर की जाना, मगर उसने एक नजर पीछे मुड़कर देखा था जहाँ पर अब वो किसी कमरे में गुम हुई थी। मुस्तफा सबसे मिलता यारम के साथ वाले सोफे पर बैठा था, मगर जहन अभी तक उलझा हुआ था। यारम उसे उलझा में देखकर उसे बातों में मसरूफ किया था। दुरिया भागते हुए सीधा अपने कमरे में और वॉशरूम में बंद हुई। बहुत बुरी है आप, बहुत ज्यादा। वो फिर से रोने लगी। फिर खुद ही आंसू पहुंचते हुए आईने के सामने खड़ी हुई। अभी वो मुंह हाथ धोने के लिए आगे बढ़ती कि अपनी गर्दन पर निशान देकर हैरान होती वहीं पर रुक गए। फिर उसे यारम की जुनूनियत और आड़ में दी जाने वाली हदायत याद आई तो एक दफा फिर से रोना शुरू हो गए। बहुत बुरी हैं आप और बहुत गंदे भी, मॉन्स्टर कहेंगे।
वो मुंह धोती साथ उसे अल्कबास से नवाती रही। रूम में आकर वो दुपट्टा बेड से उठाकर सर पर नमाज वाले स्टाइल में लपेटा। तभी रामीन उसे ढूंढती हुई वहां पर आई। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें बाहर ढूंढ रही हूँ। और ये दुपट्टा क्यों ओढ़ लिया सर पर? पहले तो तुमने कभी ऐसे दुपट्टा नहीं लिया। जी आपी, वो यूं ही दिल दिल कर रहा था मेरा, इसलिए। दुरिया टूटे फूटे अल्फाज अदा करती बोली, अच्छा चलो खाना लग गया, सब बुला रहे हैं, तुम्हें आ जाओ। रामीन उसे कहती बाहर की जाना पड़ गई और वो फिर से जाम का सामना करने पर झिझक का शिकार थे। मगर क्या करती, मरता क्या ना करता कि मुस्तहदिक उसे बाहर आना पड़ा जहाँ पर सब ये मौजूद थे। मगर एक शख्सियत का इजाफा था। वो कंफ्यूज होती आगे बढ़ी। अरे दुरिया बेटा, यहाँ आओ, कहाँ चली गई थी? इनसे मिलो, ये मुस्तफ़ा है, मेरा सबसे अच्छा बेटा भी और भतीजा भी। और मुस्तफ़ा, ये हमारी बेटी दरे मकनून। आजम साहब ने दुरिया और मुस्तफ़ा का तारुफ करवाया। मुस्तफ़ा ने दुरिया के सर पर हाथ फेरा और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। आयशा किचन में भी आकर कशमकश में मुतला थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने मुस्तफ़ा को कहीं देखा, मगर कहाँ, ये उसे याद ना आ रहा था। वो माजदा और रामीन के साथ मिलकर टेबल सेट कर थी, मगर दिमाग अभी तक उलझा हुआ था। थोड़ी देर बाद रामीन ने सबको खाना ला जाने की इतला दी और हतीजा बेगम ने सबको उठने का इशारा किया और डाइनिंग हॉल की जाना पड़ गई। तो बाकी सब भी उसके पीछे थे, मगर दुरिया के कदम उठने से इनकारी थे। यारम ने उसे सुस्त होता देखा तो उसके करीब जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया तो वो चौंकी और सबकी तरफ देखा। सब लोग जा चुके थे, सिर्फ वो दोनों ही वहीं पर थे। और इसी हया से दुरिया का हाथ पसीने से भीगने लगा। फिक्र मत करो, कुछ नहीं कह रहा और ऐसे मत डरो, चलो खाना खाते। जाम ने उसका हाथ दबाते हुए कहा और उसे तकरीबन अपने साथ घसीटते हुए डाइनिंग हॉल तक लाया। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया था। अभी तक कोई भी ऐसी बात ना हुई थी कि जारम या उसके घर वालों को अजीब लगती। खाने के बाद सब लोग इधर लॉन्च में बैठे थे। जी बेग साहब, अब असल बात की तरफ आते हैं। हमें जारम और दुरिया की शादी की डेट चाहिए, इसी हफ्ते की, और इनकार बिल्कुल मत कीजिएगा। आजम साहब ने बात का आगाज किया, मगर एक हफ्ते की डेट पर काशिफ बेग कुछ हैरान हुए थे। मगर शाह साहब, इतनी जल्दी? और फिर शादी की तैयारियां भी तो करनी होंगी ना। देखिए बेग साहब, हमें कोई भी जहेज नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारे पास, बस आप हमें हमारी बेटी दे दे और तैयारी जो भी करनी होगी ना, बच्चियां एक हफ्ते में कर लेंगे। बस आप डेट बताएं मेहंदी के लिए। तो जाम ने मना कर दिया तो बारात और वलीमे के लिए दिन मुकर्रर करें। आजम शाह और मिकाल शाह ने जोर पर। काशिफ बेग ने आज से 5 दिन बाद यानी कि हफ्ते के दिन बारात और एतवार को वलीमे का दिन मुतहिब किया था और सब ने ही इस फैसले पर खुशी का इजहार किया था। आयशा और रामी ने जब एक हफ्ते बाद शादी का सुना तो बेसाहता ही दुरिया के गले लाकर रो देते। और दुरिया तो जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। मगर जैसे जैसे उसने खुद को संभाला था, मगर दिमाग अभी भी सुन सा था। उसके बाद कब आयशा उसे लॉन्च में लाई, कब अक्सा बेगम उसे अंगूठी पहनाई, उसे कुछ खबर ना थी। वो तो बस बहुत सारा रोना चाहती थी और आयशा ने उसकी हालत महसूस करते उसे कमरे में छोड़ाए थे और वो दरवाजा लॉक करके बेड पर गिरकर खूब रोए थे। कब तक वो लोग के बाकी क्या बात हुई, वो सबसे अनजान कमरे में पड़ी थी और वहीं पर सो गई। आशा उन सबके जाने के बाद आई थी दुरिया के कमरे में, मगर वो दरवाजा लॉक देकर वापस चले गए थे। अक्सर बेगम ने घर आकर काफी देर जारम को समझा था कि दुरिया भी बच्चिया कुछ साल इंतजार कर ले, मगर वही मुर्गी की एक टांग। मामा कुछ नहीं होता, वो बच्चिया, मैं कौन सा उसे कुछ कह रहा हूँ। वो फिर वो मेरी दस्तरस में आ जाए, मुझे सुकून रहेगा। आप उसकी लाउबाली तबीयत पर परेशान मत हो, समझ जाए, वैसे भी लड़कियां शादी के बाद बड़ी हो ही जाती हैं। अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, किसी से क्या कर काफी भिजवा दीजिएगा। यारम उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बगैर अपने कमरे में चल दिया और वहीं पर बैठकर उसकी जल्दबाजी पर देखती रह गए थे। दोनों घरों में शादी के हंगाम में जाग उठे थे। आयशा और रामीन तकरीबन रोज ही बाजारों के चक्कर लगा रही थी। तमाम मेहमानों को दावतनामे बेच दिए गए थे। दुरिया के लिए तमाम कपड़े जेवर आयशा और रामीन ही लिए थे। दुरिया एक दफा भी उनके साथ नहीं गई थी। अभी भी शाम के 6 बजे थे और आयशा, रामीन, अक्सा बेगम और अमना बेगम के साथ ही बाजार गई थी और दुरिया के लिए बारात और वलीमे का ड्रेस लेकर आए थे। मगर दुरिया ये सब देखकर काफी अपसेट थी। वो चाहती थी कि एक दफा जाम से बात कर ले कि वो अब भी अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहती है, मगर उसे कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और वो सब सोच कर पागल हो जा रहे थे। दुरिया बेदिली से सब देखती अपने कमरे में आ चुके थे। आशा देख रही थी कि दुरिया अभी भी राजी नहीं है, मगर वो भी मजबूर थी कि अब शादी में सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। दुरिया ने मोबाइल देखा। जब तक शादी की डेट फिक्स हुई थी, ना यारम खुद आया था, ना ही कोई कॉल की थी और खुद से वो कॉल करना नहीं चाहते थे। यही सब सोचते मजीद एक दिन गुजर गया था। तमाम मेहमान आना शुरू हो गए थे। दुरिया के ननियाल से सिर्फ एक खाला थी जो कि मुल्क से बाहर होते थे और दुधिया से भी चंद एक गुने चुने लोग थे जो कि अपनी फैमिली के साथ ही उन्हीं के घर ठहरे थे।
کل بارات تھی اور آج شام آشا نے ہی دنیا کی کچھ سہیلیوں کو بلا لیا تھا. ساتھ رامین اور آشا کے دوست بھی وہیں پر لانچ میں دھماکہ چوکڑی ڈالے ہوئے ڈھولکی بجا رہے تھے. مہندی کی رسم سے حجام نے منع کیا تھا مگر لڑکیاں کہاں کسی کی سنتی ہے. سب کے کہنے پر آشا نے دنیا کو مہندی کلر کا سوٹ دیا تھا تاکہ وہ پہن لے. سلک کے پٹیالہ شلوار قمیض کے ساتھ ہم رنگ ستاروں اور گوٹے سے بڑا ہوا دوپٹہ اس کے سر پر تھا. میک اپ کے نام پر صرف ہلکی سی لپسٹک اور غرارہ اور کجرا لگا رکھا تھا. موتی اور گلاب کے گجرے پہنے اور موتی کے پھولوں سے بنی بالیاں پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگے تھی. آشا نے اس کی کئی دفعہ نظر اتاری تھی اور ایک نظر کا ٹیکا پہ لگا دیا تھا. اسے تیار کر کے سب لانچ میں لے کر گئے تھے. دنیا کو مہندی لگنی تھی مگر وہ انکاری ہوئے. دنیا لگوا لو، کیوں ضد کر رہی ہو، اور دلہن مہندی کے بغیر اچھی نہیں لگتی. چلو شاباش. رامین اسے پچکارا تو نہ چاہتے اسے مہندی لگوانی پڑی. دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوانے کے بعد اب پیروں پر مہندی لگ گئی تھی اور دنیا کا اتنی سی دیر میں ہی تھکن سے برا حال تھا. وہ وہیں پر نیچے کشنز پر بیٹھی صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے خندگی میں تھے اور مہندی ختم ہونے تک وہ سو چکے تھے. آشا جو کہ تمام کام دیکھی تھی دنیا کو وہیں سوتا دیکھ کر سر پر ہاتھ مارا. اوف، اس لڑکی کو بھی ہوش نہیں، جہاں پر نیند آئی بس وہیں پر سو جاتی ہے. آشا بھی اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی جب ماجدہ نے اسے پیغام دیا. بی بی جی، وہ باہر دنیا بی بی کے سسرال سے کوئی آیا ہے جی، کچھ سامان دینا ہے شاید. آشا اس کی بات سنتی آگے بڑھتے. تھوڑی دیر پہلے ہی اقصی بیگم کی کال آئی تھی کہ وہ دنیا کا بارات کا ڈریس، جویلری اور باقی چیزیں بیچ رہی ہیں کیونکہ بارات کے دن کا ٹائم تھا اور انہیں کافی کام بھی تھے، اس لیے وہ خود نہیں آ پائی. آشا جو ہی راہدانی میں بنی سیڑھیوں کے پاس آئی ایک دم سے تمام لائٹ صاف ہوئی تھی اور کسی نے اس سے اپنی جانب کھینچا تھا. اس ابتدا پر وہ شور مچاتی اس سے پہلے ہی کسی نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا تھا. آشا بکھلائی بھی اپنے منہ سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی رہی مگر کسی کا ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر جما تھا. جیری، ایک سرگوشی سی ہوئی تھی اس کے کان کے پاس اور وہ ساکت ہوئی تھی. آشا کو ساکت دے کر اس نے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا دیا اور پھر آشا کے پیچھے مڑ کر دیکھنے تک وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا. آشا یہاں وہاں اندھیرے میں دیکھی تھی مگر وہاں پر کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا نا. تھوڑی دیر میں لائٹس دوبارہ آن ہو چکی تھی اور وہ مڑے مڑے قدموں سے آگے بڑھی کہ شاید وہ ایک دم سے سامنے آئے اور کہے کہ میں واپس آ گیا مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. پھر وہ کون تھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس آیا تھا؟ وہ سر جھٹکتی ہوئی آگے بڑھی اور پورچ میں آئی جہاں پر مصطفیٰ کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مصطفیٰ نے خوش اخلاقی سے اسے سوال کیا تھا. آشا نے سر ہلا کر جواب دیا کہ وہ ابھی تک تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے میں الجھے تھے. یہ ماما نے دنیا کا کچھ سامان بھیجا تاکہ صبح کوئی پریشانی نہ ہو. مصطفیٰ نے جلدی سے سارا سامان سے بڑا ہوا ایک بیگ اس کی جانب بڑھایا. آشا نے سارا سامان اس کے ہاتھ سے لیا. سامان لیتے ہوئے آشا کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے ٹکرایا تو اسے ایک دم تھوڑی دیر پہلے والا لمس یاد آیا. مصطفیٰ نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا. اوکے، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ. مصطفیٰ جلدی سے گھر میں بیٹھتا وہاں سے گاڑی زن سے نکال کر لے گیا اور آشا ابھی تک الجھی ہوئی سامان اٹھائے اندر آئی تھی اور بیگ دنیا کے روم میں ہی رکھ دیا. واپس آ کر دنیا کو اٹھایا، اسے اس کے کمرے میں بھیجا. باقی سب بھی نیند سے بے حال ہوتے ہوئے اپنے اپنے رومز کی جانب چلا دیا مگر آشا کی ساری رات آنکھوں میں کٹے تھے. آج بارات تھی اور گھر میں صبح سے گہما گہمی تھی. رات لیٹ سونے کے باوجود آشا جلدی اٹھ گئی تھی. سب مہمانوں کو ناشتہ کروا کر وہ دنیا کے جانب آئی تھی جو ابھی تک سو رہے تھے. دنیا اٹھ جاؤ، بارات ہے آج تمہاری اور تم سو رہی ہو. گڑیا اٹھ جاؤ، شاباش، آپ ہی بس تھوڑی دیر روز سونے دینا. دنیا آشا کو جواب دیتی پھر سے کپڑے بدل کر سو چکے تھے. دنیا، میں تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں، رکھ رہی ہوں، جلدی اٹھ کر فریش ہو اور پارلر کے لیے نکل آئیں. پھر چلو، اب باقی نیند پھر بعد میں پوری کر لینا. آشا نے الماری سے اس کے کپڑے نکال کر رکھے اور دنیا کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا. کیا آپ بنا سونے بھی نہیں دیتی ہے؟ دنیا نہ چار اٹھ گئی تھی. چلو فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ بجواتی ہوں تمہارے لیے. آشا کمرے سے نکل گئی تو دنیا بھی فریش ہونے چل دی. فریش ہو کر باہر نکلی تو ماجدہ اس کا ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر تھے. تھوڑی دیر میں اس نے ناشتہ ختم کیا. تب تک آشا اور رامی بھی کمرے میں آئے تھے. وہ دونوں خوش ہونے کے ساتھ اداس بھی تھی کہ دنیا آج سے پڑھائی ہونے جا رہی ہے. دنیا نے انہیں اداس دیکھا تو خود بھی اداس ہوئی. آشا اور رامین دونوں دنیا کے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی تھی. دنیا، تمہاری شادی ہو رہی ہے آج اور یہ دن ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے. تم ابھی نادان ہو مگر پلیز کبھی بھی اپنے انلاس کے ساتھ کوئی بھی مس بہیو مت کرنا. کبھی ان کو شکایت کا موقع مت دینا اور کبھی کچھ ایسا مت کرنا کہ ہمارا سر جھک جائے. اور گڑیا، یارم بھائی سے کبھی لڑائی مت کرنا، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ کافی دیر سے سمجھاتی رہی تھی اور پھر اسے رامین کے ساتھ پارلر بھیجا تھا.
पार्लर में उनके पहले से अपॉइंटमेंट थी, जिसकी वजह से फौरन दुनिया का मेकअप शुरू कर दिया गया था। शाह विला में भी सब अपने अपनी तैयारी में मगन थे। फंक्शन का दिन था, इसलिए सब काम में मसरूफ थे। अक्सा बेगम पीच कलर की साड़ी पहने उनकी शख्सियत को मजीद नखार थे, जब पीछे से आजम साहब ने उनके कांधे से पकड़कर अपनी जानब घुमाया। वो आज भी इतनी प्यारी और ग्रेसफुल लगती थी जितनी अपनी जवानी में, और आजम साहब भी तो कोई तब्दीली ना आई थी, सिवाय इनके कनपट्टी से बाल थोड़े सफेद हो चुके थे और नजर का चश्मा ला चुका था। अक्सा, आप आज भी हसीन लगती हैं, पहले दिन की तरह। आजम साहब ने उनके चेहरे पर आईवी लिड को कान के पीछे अरासा। वो शर्माए थी। क्या शाह साहब, अब तो बेटे की भी शादी हो रही है, अब तो कुछ लिहाज कर लिया करे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। अरे जो कहता है कहने दो, तुम क्यों परेशान हो रही हो, मुझ पर ध्यान दो। आजम साहब ने उनका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया, मगर एन वक्त बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और आजम साहब बेबसी से दरवाजे को देखते हुए पीछे हो गए थे। अक्सा उनको देखते हुए हंसती थी और अंदर आने की कोई इजाजत दी। बड़ी बीबी जी, सब मेहमान लाउंज में आ गए हैं। हाँ परवीन, तुम सबको बिठाओ, मैं आ रही हूँ, बस कुछ सामान रखना है, वो भी मैं लेकर आती हूँ। और देखो जरा यारम तैयार हुआ कि नहीं, और मुस्तफा तो किसी काम से बाहर गया हुआ है ना, वहीं से हाल में जाएगा। और ऊन किधर है, उसे मेरे पास भेजो, कुछ चीजें गाड़ी में रखनी है। अक्सा बेगम परवीन को हदायत देती जल्दी से अलमारी की जानब बढ़ी और आजम साहब बाहर निकल गया। जी अच्छा बड़ी बीबी जी। परवीन ने ऊन को अक्सा बेगम का पैगाम दिया, जिसके बाद शाम के कमरे में दस्तक दी, मगर 3-4 दफा ना करने पर भी कोई भी जवाब ना मिला तो वो वापस नीचे की जानब चले गए। अक्सा बेगम लॉन्च में आई तो ओन उन्हें वहीं पर मिल गया। अरे ओन, कहाँ थे तुम, कब से बुलाया है तुम्हें। जाओ, मेरे कमरे में बेड के ऊपर एक छोटा सा बैग रखा है, वो लाकर गाड़ी में रखो, मैं जरा जारम को देखूं अभी तक आया क्यों नहीं। जी बड़े मामा, मैं लेकर आता हूँ। स्काई ब्लू कलर के कॉटन का सूट पहने, पर्स लिखे से बनाए, हाथ में घड़ी और साथ ही पेशावरी जूता पहने ओन आज खासा हैंडसम लग रहा था। अरे आपा, कहाँ जा रही हैं। आमना बेगम अपने कमरे से निकली थी जब अक्सा बेगम को सीनों के पास देखा। आमना बेगम और अक्सा बेगम ने एक ही जैसी साड़ियां पहनी थी, मगर दोनों के रंग मुख्तलिफ थे। यारों को देखने अभी तक बाहर नहीं आया और सब मेहमान इंतजार में है, और ये अभी उनकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि यारम अपने कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। हल्की हल्की दाढ़ी और घनी मुझे तले अनाबिला मुस्कुराए थे, और आज तो आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे दुनिया फतह कर ली हो। यारम आज किसी शहजादे से कम ना लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अक्सा बेगम और आमना बेगम के मुंह से एक साथ निकला था। अरे लेडीज, कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ ना। यार ने दोनों माओं को अपने बाजू के गेड़े में लिया था। बहुत प्यारे माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। अक्सा बेगम ने उसके माथे पर प्यार दिया और आमना बेगम ने भी। वाह भाई, क्या लग रहे हो यार। और वहां पर आया तो यार को देखकर खुश हुआ। उसके वापस सब भी मुस्कुरा दिए थे। चलो बच्चों, गाड़ी में जाकर बैठो, पहले ही काफी देर हो चुकी है। सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हुए हाल की जानब रवाना हुए थे। दुरिया, आज तुम मेरे साथ आ जाओ, हमेशा के लिए। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। दुरिया, आज तुम मेरे पास आ जाओगी हमेशा के लिए। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। यार दिल ही दिल में दुरिया से मुखातब था और होंठों पर एक नरम सी मुस्कान थी। कुछ देर में सब हॉल में पहुंच चुके थे। बारात आने का शोर उठा। आयशा और अमीन, जो कि दुरिया के साथ ही ब्राइडल रूम में बैठी हुई थी, वो फौरन बाहर इस्तकबाल के लिए पहुंची कि वो लोग भी कुछ देर पहले ही हॉल में पहुंचे थे। आयशा और रामी ने एक जैसे ड्रेस पहने हुए थे। आयशा ने ग्रे कलर का लहंगा, जबकि रामी ने स्काई ब्लू कलर का लहंगा जेबे तन कर रखा था। हल्के फुल्के मेकअप और ज्वेलरी पहने, बालों को स्टैप बनाए, दोनों किसी परियों से कम न लग रहे थे। सबके साथ उन्होंने बारातियों का इस्तकबाल फूलों से किया था। अक्सा बेगम और आमना बेगम बहुत ही प्यार से दोनों बहनों से मिले, जबकि उन्होंने चुपके से रामीन को देखा था। दोनों के ड्रेस कलर्स मैच कर रहे थे और उनको इस हसीन एतवार से दिल ही दिल में ढेर सारी खुशी हुई थी। यारम और ओन स्टेज पर बैठे हुए थे, जबकि बाकी सभी वहीं पर अपनी अपनी टेबल्स की जानब बढ़ गए। कुछ देर में मुस्तफा भी हाल में दाल होता हुआ नजर आया। ब्राउन शलवार कमीज पहने वहां पर मौजूद काफी लड़कियों के दिल धड़का चुका था, मगर वो अपने ध्यान में सामने से आती हुई आशा से टकराया। आशा के सामने चांद तारे घूम गए। वह जमीन बहुत होती अगर मुस्तफा बर्बाद उसे कमर से थाम न लेता। फोटोग्राफर इन दोनों की एक साथ फोटो क्लिक की और तभी मुस्तफा होश में आया और आशा को सीधा खड़ा किया। आई एम सॉरी, मुझे देख कर चलना चाहिए था, मगर अचानक आप सामने आई तो। अभी वो कुछ और भी कहता, मगर आशा वहां से तेजी से निकलते चले गए, क्योंकि सब लोग उन्हीं की तरफ मुतवज्जो थे। वो भी सर चढ़ता हुआ यारम और उनकी तरफ बढ़ गया, जिनकी नजरें उसी पर थी। उनके चेहरे पर नाचती हुई शरारती हंसी की वजह से वो थोड़ा सा बजल हुआ। कुछ कुछ होता है मुस्तफा भाई। उन्होंने उसका आंख मारते उसे घूरता हुआ शाम के पास बैठा। थोड़ी देर में
दुल्हन को स्लेपर लाने का शोर उठा था तो जाम की नजर एकदम से सामने उठी और पलटने से इनकार हुए। मैरून कलर का बारीक कामदार लहंगा पहने सजी सवरी दुरिया और उसका हुस्न, जो कि मेकअप करने और दुल्हन बनने से दो अच्छा हो चुका था, सीधा जाम के दिल पर वार किया था। दुरिया के एक तरफ आयशा और दूसरी तरफ रामीन थी जो उसे थामे आ रहे थे। जाम की मौकियत नोट करते हुए वहां पर यंग जनरेशन ने हूटिंग की थी, मगर यहाँ पर परवाह किसे थे। भाई मुंह तो बांध का ले, इधर ही आना है। उन्होंने जाम के कान में सरगोशी की, मगर जाम इस वक्त हवासों में कहाँ था। वो तो दुरिया की सादगी में मरता था और अब उसे इस रूम में देखकर वह मदहोश हुआ था। दुरिया उसकी नजर से कंफ्यूज होती और स्लेपर चढ़ते हुए उसका पाँव फिसला, मगर जाम ने फौरन उसका हाथ थामा था। एक दफा फिर हाल में शोर हुआ था। संभल के जाम से थामते हुए कहा था और दुरिया उसकी हमार पड़ी हुई आवाज सुनकर ही कांपे थे। जारम ने उसे अपने बराबर बिठाया और दोनों साथ बैठे हुए चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। हाल में मौजूद तमाम लोगों ने उनकी नजर उतारी और कुछ लोग जलन के मारे मुंह सजाए बैठे थे। जारम ने दुरिया का हाथ थामा तो वह लज रही। क्या कारियां, सब लोग देख रही हैं, मेरा हाथ छोड़े। दुरिया ने हाथ खींचा, मगर जारम की गिरफ्त मजबूत थी। ये हाथ कभी नहीं छूटेगा। आज से तुम मेरी दस्तरस में होगी। तुम नहीं जानती कि मैं कितना खुश हूँ यह सोचकर कि मेरी दुरिया मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए मेरी हो गई है। वो आहिस्ता आवाज में अपनी कैफियत बयान कर रहा था, मगर दुरिया काम पे थे इस सोच से कि वो इस मॉन्स्टर के साथ एक ही घर में बल्कि एक ही रूम में कैसे रहेगी।